Good morning, students. Welcome to Career Academy. So, in the last class, we have discussed about blood, its structure, its functions, its compositions. Today, we will be discussing about blood and quick revision about blood and heart and the flow of blood and the complete overview of circulatory system along with few questions. Thank you so much. Let's start. ठीक है. Now we'll be moving further to discuss the different types and components. These forms we have already discussed. I'm just revising once again. Blood is made up of more phasal elements. One is your plasma. Okay, first one is your plasma बेटा. ठीक है. RBC ये हो गया आपका RBC जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोले थे. व्हाइट सेल, WBC एंड प्लेटलेट्स. ठीक है. ओके, मूविंग फर्दर क्विकली रिवाइज कर लेंगे एक बार जो हमने पढ़ा. आरबीसी मोस्ट न्यूमरस मैंने आपको बताया था, तो अराउंड 99% आपकी बॉडी में को आरबीसी है. ठीक है, आपकी बॉडी के 99% ब्लड सर्कुलर कंपोनेंट होती है. ये न्यूक्लियस मैच्योरिटी के बाद लॉस कर, जब आरबीसी जब मैच्योर हो जाती है, मतलब फीटस स्टेज में तो प्रेजेंट होती है, जैसे ही आरबीसी मैच्योर हो गया तो उसकी न्यूक्लियस क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है. एंड ये रेड है किसकी वजह से हमको पता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन में दो चीज था बच्चों, एक था आयरन जो था हेम ग्रुप में, और एक था ग्लोब आपकी प्रोटीन. प्रोटीन किस में था, प्रोटीन आपकी ग्लोबिन में था. ठीक है, तो ये उसकी दो पार्ट था. गॉट इट. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी हम देखते हैं, अभी मैं जो बात कर रहा था हीमोग्लोबिन के बारे में. अगर आपने प्रोटीन पढ़ा होगा तो प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि हीमोग्लोबिन जो है क्वाटरनरी प्रोटीन है. क्वाटरनरी प्रोटीन मतलब जिसमें अल्फा भी होंगे. ठीक है, जिसमें अल्फा भी होगा, बीटा सीड्स भी होंगे. ठीक है, अल्फा होगा, बीटा सीड्स भी होगा, डिफरेंट बॉन्ड्स भी होंगे, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड हो सकते हैं, सल्फाइड बॉन्ड भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकते हैं, OH बॉन्ड भी हो सकते हैं. तो उस टाइप की जब आपकी स्ट्रक्चर बनाएगी, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन. पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब क्या होता है, जब अमीनो एसिड ज्वाइन होती है तो डिफरेंट अमीनो एसिड, तो उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड. वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड, याद रखना जरूरी है. तो पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में होगा, एक NH2 के बीच में होगा एंड एडिशनल की COH के बीच में होगा. ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा अमीनो एसिड्स के, तो वो हो जाएगा आपका पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, तो इसी हिसाब से ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन. पॉली मतलब कंजक्शन और फ्यूजन ऑफ more number of monomers will be called polymer. Okay, here this is your heme group which is related to iron, and additional is your protein group which is related to your globin. Okay, okay, and additionally हमने लाइफ स्पैन भी पढ़ा हुआ है 120 डेज. ठीक है. हाँ, ये तो मैंने बोला था आपको, एरिथ्रोपोएटिन जो है, एरिथ्रोपोएटिन मतलब वही पोएटिक से एरिथ्रोपोएटिन है. याद रखना, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, मतलब ऑक्सीजन की लेवल जब हमारे बॉडी में कम हो जाती है, तो बाय डिफॉल्ट एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह तो किडनी से एक एरिथ्रोपोएटिन का हार्मोन सीक्रेट होता है. ठीक है, जैसे ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की काउंट कम होगा तो वो ऑटोमेटिकली किडनी से आपकी एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन सीक्रेट होगा, जो क्या करेगा, आरबीसी फॉर्म करने में मदद करेगा. एंड जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन मतलब आरबीसी होगा, तो उतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन की क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा. तो ये उसकी मैकेनिज्म है कि अब अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा तो बाय डिफॉल्ट एरिथ्रोपोएटिन किडनी से सीक्रेट होके आरबीसी की काउंट बढ़ा देगा. और व्हिच आपको पता है कि एक हीमोग्लोबिन जो है आपकी 4 ऑक्सीजन कैरी करके ले पाता है. तो जितनी मोर नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में इंक्रीज होगा, मतलब आरबीसी इंक्रीज होगा, तो 1:4 रेशियो में उतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा. एंड अगेन ये क्या हो जाएगा, इनहिबिट मतलब स्टॉप हो जाएगा. किसकी, एरिथ्रोपोएटिन की सीक्रेशन आपकी इनहिबिट हो जाएगा. ठीक है, तो फॉर्मेशन कहां पे होता है, बोन मैरो में. गॉट इट. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी यहाँ पे क्या आपके लिए सवाल है,
कि इफ योर डाइट इज पोर इन आयरन, अगर आपके खाना में जो खाना खाते हो आप उसमें अगर आयरन की कंपोनेंट कम होगा तो क्या होगा। तो ये बेसिक सा सवाल है, तो आपने आंसर दिया हुआ, आई थिंक यू विल मेक फ्यूअर बिकॉज लेस आयरन मेक लेस हीमोग्लोबिन, यू विल मेक मोर। अब देखो मोर कहाँ बना होगा, अगर ये तो बोल रहा है कि आपकी बॉडी में पोर है, पोर मतलब क्या है, पोर मतलब आप कम ही खा रहे हो। अगर आप यहाँ से कम कर दिए हो आयरन को तो ऑटोमेटिकली आपके जो हीमोग्लोबिन में हेम ग्रुप है वो भी कम हो जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपकी ये भी एफिशिएंसी लेस ही होगा। यहाँ पे देखो ये लेस होगा, मोर नहीं होगा, या फिर आप मेनी भी नहीं बना सकते कि अगर इसलिए आपको ज्यादा आयरन कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर आपकी ऑक्सीजन मात्रा को आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, आयरन की कंपोजिशन को भी आपकी बॉडी में बढ़ाना पड़ेगा। गॉट इट। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे ऑडिशनल सवाल है कि जो एथलेट्स होते हैं, जो एथलेट्स होते हैं ओलंपिक या फिर कोई भी डिफरेंट गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ड्रग्स की इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। मैंने अभी आपको बताया था एरिथ्रोपोएटिन। तो उसमें क्या उनको फंक्शन क्या है, मतलब कि क्या एडिशनल बेनिफिट दे रहा है। देखो प्रोटीन जो है, प्रोटीन सिंपली ये क्या होगा, आप ये ऐसे याद रख सकते हो, ग्लाइकोप्रोटीन टाइप का है, ठीक है। एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसकी कॉम्बिनेशन की वजह से आपको एनर्जी मिलती है, जिसकी कॉम्बिनेशन की वजह से आपको एनर्जी, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी में, जबकि एथलेट्स को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो एक ग्लाइकोप्रोटीन ब्रेकडाउन होके, ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करते हैं हमको, अमीनो एसिड दे देगा। ऑब्वियसली प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा तो अमीनो एसिड मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको अल्टीमेटली एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये उसकी आंसर हो जाएगा कि ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से। इसे इलीगल है बिकॉज सबकी बॉडी में जितना बाय डिफॉल्ट है उतना रहना चाहिए। अब एडिशनली अगर आप इंजेक्ट करके ले रहे हो ये पर्टिकुलर सब्सटेंस, तो इट इज नॉट लीगल, इट इज इलीगल। ओके चलो आगे देखते हैं। व्हाइट सेल्स के बारे में आपने डिस्कस कर चुके हैं हमने। व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ल्यूकोस मतलब व्हाइट, जिसकी लाइफ स्पैन समहाउ क्या होगा 2 वीक्स वेरी करता है, और ये आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड, इम्यूनिटी बूस्टिंग में हेल्प करता है, लिम्फेटिक सिस्टम के साथ रिलेटेड है, ठीक है। चलो अब प्लेटलेट्स को हमने देख लिया। प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स आपकी ब्लड को क्लट करने में मदद करता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जो बाइकॉन्वेक्स होता है नेचर से, ठीक है। और इसकी लाइफ स्पैन भी मेंशन हो चुका है, अराउंड डिपेंड करता है ये 10 डेज के आसपास वेरी करता है, ठीक है। चलो देन आगे बढ़ते हैं। अभी we'll be discussing about blood clotting। ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, आपकी बॉडी में जो फाइब्रिनोजेन था, फाइब्रिनोजेन इज रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग। और थ्रोम्बोस भी मैंने आपको बोला था, थ्रोम्बोस मतलब क्या है, थ्रोम्बोस मतलब है क्लॉट। तो ये थ्रोम्बिन क्या होता है, ये अनदर प्रोटीन है, ये सीक्रेट करता है। ये जो फाइब्रिनोजेन था, ये जो फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फाइब्रिन में, फाइबर्स लाइक, ठीक है। फाइबर क्या होता है, जैसे आपको पता है ना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेसल्स था और यहाँ पे कट लग गया, ठीक है। ये वेसल्स में से लेट सपोज ये वेसल्स में आपकी कट लग गया, चलो तो ये वेसल्स में मान लो यहाँ पे कट लग गया, तो क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल्स थे, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स थे, ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स थे ऐसे ट्रांसफर हो रहे थे, मूव हो रहे थे ऐसे, वो अभी क्या होगा, यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट होगा बाहर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो सराउंडिंग एरिया है, इस एरिया में फाइब्रिनोजेन थ्रोम्बिन की मदद से फाइब्रिन और फाइबर लाइक में स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फाइबर आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, जो कि आपकी ब्लड को क्लॉट करने में मदद करेगा, ठीक है। चलो ओके, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हिच, एक सवाल आपके लिए है कि व्हिच ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अभी 4 स्लाइड आपने पढ़े थे, आप देखो व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, प्लेटलेट, तो क्या कौन ट्रांसफर करता है, ऑब्वियसली रेड सेल। यहाँ पे आरबीसी नहीं दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो ऑब्वियसली रेड सेल का मतलब ही है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, क्योंकि हेमोग्लोबिन कंपोनेंट है, यहाँ पे हेमोग्लोबिन है, इसीलिए वो ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा, ठीक है। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी पूछ लेता है सवाल में, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, आरबीसी दिया हो या हेम दिया हो, या फिर आपके जिस हिसाब से देख लेना आपको, या रेड सेल या आरबीसी या तो एरिथ्रोसाइट भी कभी कभी दे देगा, ठीक है। चलो मूविंग फर्दर, चलो देखो सवाल नॉर्मल था कि अगर किसी की बॉडी में फाइब्रिनोजेन कम है तो क्या प्रॉब्लम होगा। भाई सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपकी बॉडी में फाइब्रिनोजेन कम है तो
बाय डिफॉल्ट आप में जो ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत आएगी, मतलब अगर आप की बॉडी में कहीं खुदा न खासा कट लग गया तो आपको दिक्कत आएगी ब्लड को क्लॉट करने में, ठीक है। चलो अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा ब्रीफली अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी, जो कि हमने पहले से बता के रखा था कि क्या क्या था आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स क्या थे, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। तो आर्टरी क्या है बच्चों, आर्टरी एंड आर्टेरियोल्स मतलब सब कॉन्सिक्वेंट मतलब ब्रांच है, मतलब ये अगर आर्टरी है तो उसमें से जो निकल के जा रहे हैं वो आर्टेरियोल्स है, ठीक है। अगर ये आपकी आर्टरी होगा उसमें से जो ब्रांच निकलेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, आर्टेरियल, ठीक है। ये आपकी आर्टेरियोल्स हो जाएगी, ब्रांच ऑफ आर्टरीज नोन एज आर्टेरियोल्स। तो उसमें क्या होगा, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अगर ये मेरा हार्ट है और ये मेरा कोई भी बॉडी पार्ट्स है तो हार्ट से और बॉडी तक जो लेके जाता है वो कौन है, हार्ट। और जो को क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। तो आर्टरी, बट देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है कि बॉडी में जितने सारे आर्टरीज हैं वो सारे के सारे आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करते। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम पहले से ही कि हार्ट से लंग्स तक जो ब्लड जाता है, हार्ट से लंग्स तक जो ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए वो भी तो आर्टरी है ना। अब ये लॉजिक समझ सकते हो कि अगर हार्ट से कोई चीज निकला है बाहर, कोई भी वेसल, वो आर्टरी है, ये सही है। बट अगर कहीं भी बोला जा रहा है कि आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो थोड़ा लॉजिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज जब हार्ट से लंग्स तक ब्लड प्रोवाइड होती है वो होती है आपकी पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, वो होता है आपकी पुल्मोनरी आर्टरी। तो याद रखना कि pulmonary artery is the only artery in human body which carry deoxygenated blood, ठीक है। and same goes with vein also, vein and venules which carry blood to the heart, मतलब बॉडी से कलेक्ट करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट की तरफ लेके आता है, ठीक है। मतलब ये मान लो बॉडी है, तो अगर बॉडी से हार्ट की तरफ जो लेके आएगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेन, ठीक है। वो हो गया आपका वेन और ये हो गया आपका आर्टरी। चलो ठीक है। कैपिलरी क्या होगा, जहां पे न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैसेस ये एक्सचेंज होंगे, मतलब इन बिटवीन आप ये बोल सकते हो कि आर्टरी एंड वेन की समहाउ बिटवीन कैपिलरीज होती है जहां पे एक्सचेंज होती है। क्या चीज, आपकी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, गैस हो गया, हार्मोन्स हो गया, ये सब चीजें आपके एक्सचेंज होंगे, वो सब चीज होगी कैपिलरीज में। चलो समझ में आ गया, तो 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा अच्छे समझते हैं आर्टरी के बारे में। देखो ये देखो स्ट्रक्चर मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि देखो ये आर्टरी एंड ये वेन है, ठीक है। कलर वाइज थोड़ा डिफरेंट कर लिया हुआ है। थोड़ा आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर कितनी थिन है ना, इसकी आपकी वेन की स्ट्रक्चर कितनी थिन है और इसकी स्ट्रक्चर कितना थिक है। अब ये क्यों है, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये जो आर्टरी है वो रिलेटेड टू क्या है, हार्ट है। अब हार्ट से कनेक्टेड है मतलब ये क्या करता है, ये पंपिंग का काम करता है। अगर पंप कर रहा है तो ऑब्वियसली प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि ज्यादा प्रेशर होगा तभी ना जाके ब्लड फ्लो कर पाएगा। तो हाई प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए उसकी जो वॉल है वो थोड़ा क्या है, थिक है इन नेचर, क्योंकि उसको हाई प्रेशर को भी रेजिस्ट करना है। इसलिए लिखो आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड लाइंड बाय स्मूथ मसल्स। अगर आप मसल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो आप टाइप्स ऑफ मसल्स में देखा होगा, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो यहाँ पे जो मसल्स है वो स्मूथ मसल्स है, दैट मींस इनवॉल्यूंटरी मसल्स व्हिच आर कनेक्टेड टू हार्ट। चलो एंड ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैंने जैसे बोला था ब्रांच ऑफ आर्टरी इज योर आर्टियोल, ब्रांच ऑफ वेन्स छोटे छोटे वेन्यूल्स मिलके वेन बनाते हैं और ये पोर्शन। अच्छा स्प्रिंटर लिखा मैंने यहाँ पे, स्प्रिंटर क्या होता है देखो, कभी भी बैक फ्लो ना हो, कभी भी बैक फ्लो ना हो, क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी होता है। अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड और वापस इसमें फ्लो होने लगेंगे तो फिर दिक्कत होगा, राइट। तो इसीलिए बैक फ्लो नहीं हो ये काम इंश्योर करता है पर कैपिलरी स्प्रिंटर्स। स्प्रिंटर हमारे बॉडी में कहीं भी प्रेजेंट हो, याद रखना, which restrict the back flow, ठीक है, which restrict the back flow of liquid or any substance in our body, वो स्प्रिंटर का काम है, ठीक है।
तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ वेसल्स के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आर्टेरियल्स मैंने अभी बताया था आपको, आर्टेरियल्स क्या है, ब्रांच ऑफ आर्टेरी, ठीक है। चलो ओके, चलो कैपिलर के बारे में आप थोड़ा देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, बॉडी टिश्यू कंटेन्स वास्ट नेटवर्क ऑफ थिन कैपिलरीज एंड इसमें बहुत सिंगल सेल्स होते हैं क्योंकि वहां पे डिफ्यूजन होता है, वहां पे डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होता, वहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड गैसेस एंड हार्मोन्स, ये सब चीजें को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, राइट। चलो वेन्यूल्स, ब्रांच ऑफ वेन्स, एज सिंपल एज दैट। ये लो प्रेशर होता है ऑब्वियसली क्योंकि इसको बॉडी से कलेक्ट करके ना हार्ट के पास पहुंचाना होता है ब्लड को, इसलिए इसकी प्रेशर थोड़ा क्या होता है, कम होता है कंपैरेटिवली, इतना भी कम नहीं होता बाय डिफॉल्ट, बट कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है क्योंकि वो प्रेशर उसमें इतना ज्यादा हाई नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लिया है सेम चीज, वेन को देख लो, यहाँ पे वेन जो है थिनर वॉल्स है, आर्टरी के पास थिक वॉल्स है, राइट। तो इसके पास थिनर वॉल्स है एंड इसमें भी स्मूथ मसल्स ही है एंड कभी कभी समहाउ स्केलेटल मसल्स भी अटैच्ड हो जाते हैं क्योंकि पूरा कंप्लीटली कंपैक्ट होता है आपकी बोन्स के साथ, एंड बोन्स के साथ आपको पता है स्केलेटल मसल्स कनेक्टेड होंगे, राइट। ओके चल, एबिलिटी के ऊपर बात किया जाए तो एबिलिटी के पास उसकी कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है, तभी जाके ब्लड आगे फ्लो हो पा रहा है, राइट। तो ये उसकी बिसाइड द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव ब्लड, व्हाई डू आर्टरीज नीड टू बी सो थिक, वही बोल रहे हैं यहाँ पे, वही पूछ रहे हैं कि क्यों थिक है, थिक क्यों है, थिक बहुत सिंपल है कि क्योंकि सर ये हार्ट से कनेक्टेड है और हार्ट से जो ब्लड फ्लो होता है इसको कैरी करता है, तो उसकी प्रेशर क्या होता है, उसकी प्रेशर हाई होती है। तो इस हाई प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए, इस हाई प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए उसकी क्या होती है, थिक एंड स्ट्रांग होती है, नहीं तो वो क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, फिर रप्चर कर जाएगा थिक आर्टरी अगर रप्चर कर गया तो फिर आपकी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, राइट। चलो यहाँ पे डिजीज के बारे में देखते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये क्या है, ये क्या है कि हमारे बॉडी में आपको पता है कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, अब कोलेस्ट्रॉल तो दो टाइप के होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल्स होती है, ठीक है, ये क्या होती है, डिपोजिशन करते हैं, फैटी कोर एग्रीगेशन करके, फैट्स हमेशा मैंने आपको पहले भी बोल के रखा है कि एग्रीगेशन जो है, एग्रीगेशन ये फैट के केस पे देखा जाता है क्योंकि फैट जो है उसकी मॉलिक्यूलर वेट तो एक्चुअली 800 डेल्टन से कम ही है, ठीक है, 800 डेल्टन से कम ही है, बट ये क्या करता है, एक पॉलीमर फॉर्मेशन करता है बाय एग्रीगेशन, ये डिपॉजिट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखो ना डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। तो ये डिपॉजिट की वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्या होता है, इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से क्लॉटिंग फॉर्मेशन होती है और उसमें जो आर्टरी है वो धीरे धीरे क्या होता है, देखो आर्टरी सरफेस कितना बड़ा था, वो धीरे उसकी सरफेस कितना घट गया, ठीक है। तो उसकी क्लोजनेस में मतलब ये आर्टरी की सरफेस को घटाने में हेल्प करता है। अगर देखो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना हाई होगा, तो इसीलिए हमारे बॉडी में हाई बीपी का केस क्रिएट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल, ठीक है। तो जिसकी बॉडी में जितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा तो उसकी सरफेस एरिया उतनी कम होगी, तो बाय डिफॉल्ट उसकी ब्लड प्रेशर भी उतनी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं अभी ना। ओके, यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज ऑलवेज ट्रू अबाउट आर्टरीज, बट यहाँ पे थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है कि ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लद, always carry blood to the heart, always carry blood away from the heart। देखो ये सवाल भी कभी बच्चों कभी कभी आप कंफ्यूज होगे, मान लोगे, आप देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ये दोनों को कंपेयर करते। देखो मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कैरी करता है, नो डाउट। सब बोलोगे सर आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, इसमें गलत क्या है, बट ऑलवेज में गलत है भाई, हमेशा नहीं करता, राइट। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि पुल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जो आपकी हार्ट से ब्लड को लंग्स के पास लेके जाता है, राइट। तो इसीलिए ऑलवेज दिया हुआ, इसलिए करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। बट इसीलिए यहाँ पे देखो ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम, ये चाहे लंग्स को दे, बॉडी को दे, लेकिन हमेशा हार्ट से दूर लेके जाता है, तो इसीलिए ये आंसर सही हुआ। आप आर्टरी देख के, ऑक्सीजनेटेड देख के उसको राइट मत मार देना, फिर आपके एक मार्क गोल हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
और एक सवाल आपके लिए, बिसाइड्स हैविंग कंस्ट्रिक्ट टू मूव ब्लड व्हाई आर्टरीज आर थिक। अभी मैंने आपको बताया था जस्ट कि आर्टरीज में क्या है, रेजिस्टेंस होनी चाहिए, उस पे विथस्टैंड पावर होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्शन और प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए। तो मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन के अलावा इसके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आर्टरीज का ये फंक्शंस और थिक होती है। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन, कैपिलरीज क्यों थिन होती है, क्योंकि उसमें अगर ये थिक हो गया, देखो मैंने आपको क्या बोला था, कैपिलरीज में क्या होती है, कैपिलरीज में सिंपली आपकी एक्सचेंज होती है। कैपिलरीज में क्या होती है, कैपिलरीज में एक्सचेंज होती है, राइट। एक्सचेंज क्या क्या चीजें होती है, गैसेस का एक्सचेंज होती है, हार्मोन्स का होती है, न्यूट्रिएंट्स का होती है, तो सारे के सारे सब्सटेंस यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। तो अगर ये अगर थिक हो जाएगा तो डिफ्यूजन क्या होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें मदद नहीं कर पाएगा उसको इजी फ्लो के लिए, तो इसीलिए ये थिन है, बिकॉज टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ओके चलो अभी थोड़ा ओवरऑल देखते हैं हार्ट के बारे में, राइट। अब हार्ट क्या है, हार्ट तो पंपिंग ऑर्गन हमने बोल के रखा है। हार्ट में क्या चीज है, तो देखो हार्ट में या तो एट्रिया होगा, मतलब एट्रियम जो रिसीव करेगा, ठीक है। ब्लड रिसीविंग चैम्बर हमेशा एट्रियम ही होगा, याद रखना बाय डिफॉल्ट हमेशा के लिए, चलो चाहे वो लेफ्ट हो या चाहे वो राइट हो। अब बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि बुक के हिसाब से कि इस साइड लेफ्ट है कि इस साइड लेफ्ट है। बच्चों ये क्या होता है कि जब हम इस साइड पे खड़े हैं तो मेरा लेफ्ट आपका राइट है और मेरा राइट आपका लेफ्ट है, तो इसीलिए मैं हमेशा आपको इस साइड से लेफ्ट लिख रहा हूं और इस साइड में राइट लिख रहा हूं। तो ये आपके लिए टर्न हो जाएगा, जब आप इसको घुमाओगे तो आपके लिए चेंज हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलो ओके। सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एट्रियम प्रेजेंट है एंड वेंट्रिकल्स, एट्रिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। एट्रियम आर ऑलवेज रिसीविंग चैम्बर एंड वेंट्रिकल्स आर पंपिंग चैम्बर्स, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन अगर एट्रियम में होगा तो ब्लड कहां जाएगा बाय डिफॉल्ट, आपकी वेंट्रिकल्स में जाएगा। अगर वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहां जाएगा, बॉडी में जाएगा। देखो अगर एट्रिया में आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहां चले जाएगा, ब्लड आपकी वेंट्रिकल में चला जाएगा। अगर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कहां जाएगा, बॉडी में जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ब्लड चले जाएगा वेंट्रिकल के पास, अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो चला जाएगा बॉडी के पास या बॉडी ऑर्गन्स के पास। चलो लंग्स हो गया या फिर डिफरेंट टाइप के बॉडी ऑर्गन्स। उस बेसिस पे ये भी अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन में बताया था पहले से कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को जब उन्होंने उसे क्लासिफाई किया था तो तीन तरह का क्लासिफिकेशन उन्होंने रखा था। एक रखा था उन्होंने 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट। चैम्बर्ड मतलब सेपरेट सेगमेंट और सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कैरी करता है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ब्लड को। तो जो सिंपलेस्ट वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास 2 चैम्बर्ड वर्टिब्रेट देखा जाता है, जैसे कि एग्जांपल है फिश। फिश के पास 2 ही चैम्बर है, मतलब एक आर्टरी ऑरिकल या फिर एक वेंट्रिकल, 2 ही चीजें उसके पास, सब एक एक है। एक उसके पास एट्रियम और वेंट्रियम, ठीक है। एट्रियम एंड वेंट्रियम और वेंट्रिकल आपके उसके पास अवेलेबल है, एक ही एक, और उसके बीच में कैपिलरीज होगा। तो ये साइड उसकी हो गया एट्रिया, ये हो गया वेंट्रिया और ये हो गया आपका कैपिलरीज, ठीक है। तो ये होगा आपका, और ये गिल के थ्रू एक्सचेंज होती है, तो उनके पास बहुत कम अमाउंट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, इसलिए उसके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट में चल जाए। बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन देयर बॉडी। चलो नेक्स्ट 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट में कौन आएंगे, जितने सारे एम्फीबियंस हैं, ठीक है, जितने सारे रेप्टाइल्स हैं वो सारे के सारे 3 चैम्बर्ड हार्ट में आएंगे। जिनकी बॉडी में क्या अवेलेबल है, उनकी बॉडी में एप्ट्रिया दो है, मतलब 2 ऑरिकल्स हैं एंड एक वेंट्रिकल्स है, ठीक है। चलो और यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप भी बन रहा है। देखो यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कभी कभी कि उनकी बॉडी में वेंट्रिकल जो है वो कौन सी शेप में अवेलेबल है, एक्चुअली ट्रायंगुलर शेप में भी है अवेलेबल। तो यहाँ पे एट्रिया उनके पास 2 है, वेंट्रियम उसके पास 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल जो है वो भी तो आना चाहिए 3 चैम्बर्ड हार्ट में, बट नहीं। क्रोकोडाइल एक सिंगुलर मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, अनलाइक ह्यूमंस। तो
ह्यूमंस की तरह इसकी 4 चैम्बर्ड हार्ट, बट होना चाहिए उसके पास 3 चैम्बर्ड, क्योंकि एम्फीबियंस है या रेप्टाइल्स के अंदर आता है स्पेसिफिकली। एम्फीबियन तो आपको पता है फ्रॉग है, तो फ्रॉग तो आएगा नो डाउट, बट ओनली क्रोकोडाइल जो है वो रेप्टाइल्स होने के बावजूद भी उसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। चलो उसके बाद हम चलते हैं, ह्यूमंस के पास मतलब 4 चैम्बर्ड हार्ट के पास। चलो 4 चैम्बर्ड हार्ट मतलब क्या है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल होगा, ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट में 2 ऑरिकल्स होंगे एंड 2 वेंट्रिकल्स होंगे, राइट। 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स। ये किसके पास होगा, जो सारे 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले हैं ना, तो उनके पास ऐसे 2 ऑरिकल्स होंगे और 2 वेंट्रिकल्स होंगे, जहां पे कंप्लीटली सेपरेशन होगा, मतलब कोई भी मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजन पूरा कंप्लीटली अलग होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी मेटाबॉलिज्म को हम बोलते हैं हेमियोथर्म्स। ये स्पेसिफिकली होमियोथर्म्स से देखा जाता है, जो कंप्लीट सेपरेशन मतलब एनक्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ये होमियोथर्म्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये वेसल्स के थ्रू ट्रांसफर करता है या ट्रैवल करता है ब्लड, ठीक है। चलो, और ये किसके केस में देखा जाता है, ममल्स या बर्ड्स के केस पे इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन दिखा जाता है, ठीक है। चलो, ये ओवरऑल डिस्क्रिप्शन डायग्रामेटिक व्यू है आपके हार्ट की एनाटॉमी की बात किया जाए। देखो, मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू में ही समझाने के लिए कोशिश करूंगा कि कहां से क्या ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो है बहुत ही इजी है समझना। देखो, ये आपके हार्ट हो गया, जो ग्रीन पार्ट है वो सारे वेन्स हो गए, और जो आपकी रेड पार्ट है वो सब हो गया आपकी आर्टरी, ठीक है। तो ये जो मतलब मान लो मैं अगर बात करूं, हार्ट जो है थोरैसिक कैविटी के अंदर, राइट। थोरैसिक कैविटी से डाउन पोर्शन की जो सारे बॉडी पार्ट्स हैं, वहां से ब्लड जो है वो इंफीरियर वेना कावा आईवीसी के थ्रू हार्ट में एंटर करता है। कहां पे, राइट एट्रियम में। एंड थोरैसिक कैविटी से ऊपर जो बॉडी पार्ट्स है वो एसवीसी के थ्रू सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में एंटर करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया था अभी, मेरा राइट आपका लेफ्ट है, तो इसीलिए आप जो लेफ्ट साइड में बैठे हो, इस साइड आपको राइट है और इस साइड इसकी लेफ्ट है, बट होना चाहिए एक्चुअली लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। बट ये एक्चुअली मेरे हिसाब से मेरा लेफ्ट आपका राइट और मेरा राइट आपका लेफ्ट, ठीक है। चलो, तो उस बेसिस पे ये देख लेते हैं अभी कि क्या हुआ। देखो, पहला ब्लड क्या हुआ, कलेक्शन होगा, मतलब रिसीव होगा। पहला क्या होगा, पहला फंक्शन क्या है, रिसीव होगा। रिसीव कहां पे होगा, मैंने क्या बोला था, ऑरिकल में होगा। तो कौन सी ऑरिकल रिसीव करता है बॉडी से, राइट एट्रियम जो है वो ब्लड रिसीव करेगा फ्रॉम द बॉडी थ्रू इंफीरियर वेना कावा एंड थ्रू सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, नो डाउट। यहां से जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन फिर उसको अलाउ करेगा टू एंटर टू वेंट्रिकल। व्हिच वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनके बीच में भी वाल्व प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। वाल्व का काम क्या है, वाल्व क्या करता है, वही सेम, बैक फ्लो नहीं होने देता। बैक फ्लो मतलब अगर एक बार ब्लड एंटर कर गया टू वेंट्रिकल, इट विल नॉट गो बैक टू द राइट एट्रियम। ये काम एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व देखता है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर आपकी वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्शन होके ब्लड क्या होगा, आपकी पुल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स के पास चला जाएगा, ठीक है। लंग्स भी सेम है, लंग्स की तो 2 साइड है ना, तो लंग्स के पास जाएगा। तो इसीलिए देखो, राइट लंग्स के लिए पुल्मोनरी आर्टरी अलग है, लेफ्ट लंग्स के लिए अलग है। तो ये जो है, ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो इसके थ्रू आपके कहां चला गया, लेफ्ट एंड राइट लंग्स के पास। फिर वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके गया था साथ में, तो उसको रिलीज करके ऑक्सीजन कैरी करके फिर वापस आएगा, किसके थ्रू, पुल्मोनरी वेन के थ्रू। तो पुल्मोनरी वेन के थ्रू फिर वो आ जाएगा कहां पे, आपकी लेफ्ट ऑट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम। Where is left atrium present over here? Yeah, this is your left atrium. चलो, ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। चलो देखो, मैंने क्या बोला कि बॉडी से ब्लड एंटर किया, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो आया आपके कहां पे, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से ब्लड कॉन्ट्रैक्शन होके कहां गया, आपकी लंग्स के पास।
लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम के पास, लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा के थ्रू होते होते ऑल द बॉडी पार्ट्स के पास सर्कुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक भाग प्रेजेंट है, देखो एट्रियोवेंट्रिकुलर भाग यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो लेफ्ट साइड में याद रखना कौन सी भाग है, मिट्रल भाग। कौन सी भाग है, मिट्रल भाग, जिसको हम अदरवाइज भी बोलते हैं बाइकप्सिड भाग, बाइकप्सिड भाग। एंड राइट साइड में क्या हो जाएगा, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड भाग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिट्रल भाग। और एक बात, आपकी आउटिक भाग भी यहाँ प्रेजेंट है, ताकि आउटा से बैकफ्लो ना हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पे आउटिक भाग भी प्रेजेंट होती है। तो बैकफ्लो फिर वापस हार्ट में ना आ जाए, ये चीज आपके आउटिक भाग कंफर्म करता है। तो भाग आपकी मिट्रल भाग हो गया, आउटिक भाग हो गया, सेमिलुनर भाग भी यहाँ पे हो गया। ठीक है, दिस इज हाउ द एंटायर ब्लड फ्लो गोज विथ हार्ट। बट यहाँ पे और एक चीज याद रखना कि इसको हम डबल सर्कुलेशन में काउंट करते हैं, इसको हम डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन क्या पढ़ना है, डबल सर्कुलेशन ये बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम जो इसको अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं, ठीक है, इसको मैं अगर 2 पार्ट में डिवाइड करूं हार्ट को एंटायरली, तो क्या होगा, 2 पार्ट में अगर इसको मैं डिवाइड कर दिया, तो इसकी जो राइट साइड है वो फर्स्ट टाइम रिसीव किया बॉडी से, और उसकी जो लेफ्ट साइड है वो फिर सेकेंड टाइम वापस, मतलब बॉडी हार्ट से बाहर जाने के बाद फिर वापस सेकेंड टाइम रिसीव किया। तो इसीलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, डबल सर्कुलेशन। दैट मींस द हार्ट, द ब्लड एंटर्स द हार्ट ट्वाइस टू कंप्लीट वन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये 2 बार एंट्री करता है हार्ट में, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ओके। और एक चीज हमको जानना जरूरी है, जो हम कंट्रैक्शन की बात कर रहे थे, यहाँ पे 2 नोड क्रिएट होती है, बहुत जरूरी, बहुत सवाल पूछते हैं इसके बारे में भी। एक एसए नोड और एक है एवी नोड। अब एसए नोड एवी नोड क्या है, एसए नोड जो है सिनोआर्ट्रियल नोड, जो क्या होती है हार्ट बीट के टाइम क्रिएट होती है, और जो कनेक्टेड होती है एट्रिया के पास। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या क्रिएट होगा, एसए नोड। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एसए नोड होती है, एंड ये फिर सिग्नल दे देगा किसके पास, वेंट्रिकल के पास सिग्नल दे देगा कि अब अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अभी आपकी बारी है। जब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर वो क्या क्रिएट करेगा ना, आपकी एवी नोड क्रिएट करेगा। ये 2 नोड्स हैं बेसिकली, ये कॉन्ट्रैक्शन के टाइम एक्टिव होते हैं सिग्नल इंपल्सिंग के लिए। तो एक सिनोआर्ट्रियल नोड है और एक एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो एट्रिया रिलेटेड है एसए नोड एंड वेंट्रिकल रिलेटेड है एवी नोड। चलो, मतलब एक्साइटमेंट हो गया, ये इंपल्स एक्सचेंज हो गया, ये चीज कैरी फॉरवर्ड करता है एसए नोड एंड एवी नोड की वजह से। ठीक है, एंड ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर भी 2 टाइप के होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जो मेरा हार्ट है, मतलब हार्ट से ब्लड जब बाहर जाएगा, ठीक है, जब मेरे हार्ट से ब्लड जब बॉडी में या फिर कहीं भी बाहर फ्लो करेगा, जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, हार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा, सिस्टोलिक होगा, सिस्टोल बोलते हैं उसको। अब डायस्टोल क्या होगा, रिवर्स ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब 2 सिस्टोल के बीच में जो गैप रेस्ट फोज होगा उसको हम बोलेंगे डायस्टोल। ठीक है, तो जो सिस्टोल के बीच में, जो हार्ट बीट के बीच में और समहाउ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जो गैप पीरियड है, जो फेज है, रेस्टिंग फेज, इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक। और आपको पता है कि अगर हम उसी हिसाब से देखें तो ये 80 to 120 हमारा Hg, ये आपकी ब्लड प्रेशर है, ये लो ब्लड प्रेशर के लिए और ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए। ठीक है, एक नॉर्मल एवरेज पर्सन का ये आपकी काउंट होना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर नॉट लेस देन 80 एंड हाई ब्लड प्रेशर नॉट मोर देन 120. This is measured. Okay, so this is all about your circulatory system. Okay, vessels, blood composition, functions of blood and blood flow in heart. Okay, sure. Thank you all. Have a great day.